अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हुआ है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ और सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पूरा का पूरा पेपर था उसका सेक्शन बी और सेक्शन सी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, थोड़ी बहुत चेंज वैल्यूज़ के साथ हैं, कुछ कुछ बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल्स अपलोडेड हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोडेड हैं। तो वो सब के सब जो लिंक्स हैं ना, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, ताकि आप पूरे के पूरे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जाके देख सको, शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स को जाके देख सको। हाँ, जाहिर सी बात है जो MCQs हैं वो थोड़े से नए हैं, तो हम जो है वो MCQs को सॉल्व करेंगे और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी MCQs के अलावा तो वो आप लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। अगर देखा जाए तो ये आ गया हमारे पास सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है ना। द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर, अब वैसे आपको याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिना सॉल्व किए समझा रहा हूँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेसिकली वो जो है वो सेम चीज़ें, सेम जो क्वांटिटीज़ है उनके दरमियान का रेशो है, तो उसकी कोई ना कोई डायमेंशन तो होती ही नहीं है। इट हैज़ नो डायमेंशन, यानी कि राइट आंसर होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग परेशान ना रहो। पहली बात यह है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जिसको म्यू से शो करते हैं, और उसका फार्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय रिएक्शन। अगर बात की जाए यहाँ पर फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है बराबर होती है mlt-2 के। रिएक्शन भी एक फोर्स का नाम है, उसकी भी डायमेंशन बराबर होगी mlt-2 के। ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कि अगर देखा जाए तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, या हम कह सकते हैं इट हैज़ नो डायमेंशन। तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम चीज़ों के दरमियान का रेशो है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो 0 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टू वेक्टर्स p and q इज़ गिवन बाय। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, और वही बड़ी कॉमन सी बात है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें मालूम करना है तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, मिसाल के तौर पे ये है एक वेक्टर A, ये है एक वेक्टर B, ठीक है ना। अब ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो अगर ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो सेम इसी वेक्टर को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं, ये वाले वेक्टर को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो आंसर आता है वो आ जाता है सीधा सीधा, अगर मुझे मालूम करना है इस पैरेललोग्राम का एरिया, तो वो आता है A क्रॉस B के जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ता है। और फिलहाल जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है P और Q, तो इसका मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड मालूम करना। P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड ही हमारा पहला वाला आंसर है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टू वेक्टर्स P and Q इज गिवन बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसका ये वाला था C, इसका यहाँ पर पहला वाला है। The linear momentum of the body of mass 10 किलोग्राम moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, मास गिवन है 10 और वेलोसिटी गिवन है 20, ठीक है। मास गिवन है हमारे पास 10, मास गिवन है 10 किलोग्राम और वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी मालूम करनी है। लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है P इज इक्वल टू mv, यानी कि जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो 10 इंटू 20, ये हो जाएगा 2 1 2, यानी कि 200, और यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड यहाँ पर यूनिट लिखे हुए, तो न्यूटन सेकेंड को याद रखना है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा पहला वाला 200 न्यूटन सेकेंड के, ठीक है ना। जिस सिर्फ हमने क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई किया 20 से। क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक वेलोसिटी मालूम करनी है प्रोजेक्टाइल की, फाइंड एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विल बी मिनिमम। मिनिमम कहाँ होती है वेलोसिटी, याद रखो जो प्रोजेक्टाइल है जब उसको रिलीज़ किया जाता है तो एक्चुअली पहले फेंका तेज़ जाता है, ठीक है ना। उसको जब रिलीज़ किया जाता है तो यहाँ पे x कंपोनेंट भी होता है, y कंपोनेंट भी होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते जो टॉप पॉइंट आता है वहाँ पे जो y कंपोनेंट होता है प्रोजेक्टाइल का वो 0 हो जाता है, और फिर वो बॉडी नीचे आते आते तेज़ होती रहती है, यानी कि जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो होती है पीक पॉइंट पे। ये जो पीक पॉइंट है ना, यहाँ पर वेलोसिटी होती है इसकी मिनिमम, और मैक्सिमम इधर भी होती है और इधर भी होती है। तो ये एक ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाते हुए मैंने आपको दो बातें बता दी यहाँ पर। तो राइट आंसर आएगा द वेलोसिटी विल बी मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, जो पीक पॉइंट होता है हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होती है उस पर ज़्यादा होता है, लैंडिंग वाले पॉइंट पर भी ज़्यादा होता है, और ऑल ऑफ द पॉइंट्स तो बहरहाल बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। द रेशो ऑफ ऐसा यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इज़, ये क्वेश्चन जो है वो, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आप देखोगे आया हुआ है
मुझे याद आ रहा है पास पेपर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 किस किस के दरमियान का रेशो है? ये रेशो है ऊपर आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम और नीचे आना चाहिए लीनियर मोमेंटम। ऊपर एंगुलर नीचे लीनियर। एंगुलर मोमेंटम L और ये होता है P। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का यूनिट तो मैंने आपको बताया वो क्या होता है, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का अपना फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू MVR। तो मास के लिए आ गया किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये जो R है रेडियस, इसकी जगह पर आ गया मीटर। तो अगर देखा जाए इन दोनों का रेशो बनेगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड सेम है, सिर्फ यहाँ पर 1 मीटर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बनाएंगे, अच्छा इन्होंने उसको कन्वर्ट किया हुआ है ना जूल में, देख लो। वैसे तो आंसर हम फाइंड कर सकते थे लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको जूल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि हमें भी आंसर ऐसा ही चाहिए जिसके अंदर न्यूटन और जूल वगैरह कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है। चलो फिर उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जूल किसके बराबर होता है? जूल आप याद रख सकते हो वर्क का यूनिट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी कि न्यूटन और एस यानी कि जो मीटर है, जो यूनिट होता है उसका वो मीटर होता है। इसका मतलब हमें उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये जो लिखा हुआ है ना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, ये जो है ना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअली बराबर होता है न्यूटन सेकेंड के। अभी मैंने आपको बताया लीनियर मोमेंटम का यूनिट। इसी तरीके से ये भी किसके बराबर होगा? ये भी बराबर होगा न्यूटन सेकंड के। और न्यूटन सेकंड के साथ क्या लिखा हुआ है? न्यूटन सेकंड के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर। तो बाकी का जो यूनिट है वो तो सेम ही आ रहे हैं, सिर्फ हमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिल रही है? यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर बन गया जूल, यानी कि ऊपर देखा जाए तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास आंसर जूल, न्यूटन इंटू मीटर, और साथ में लिखा हुआ है सेकेंड, और यहाँ पर अपॉन में लिखा हुआ है न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। तो न्यूटन इंटू मीटर अभी मैंने समझाया वो जूल के बराबर होता है, तो ऊपर जूल आ गया, सेकंड अलग हो गया, नीचे न्यूटन सेकंड लिखा हुआ है, तो कैंसिल हो गया हमारे पास सेकंड से सेकंड। अब या तो जूल पर न्यूटन कह लो या जूल न्यूटन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमें ढूंढना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा आंसर आ रहा है जूल पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन ये लिखा हुआ, सही है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ऑन द अर्थ द वेट ऑफ द मैन इज 600 न्यूटन, ऑन द मून वेयर द वैल्यू ऑफ जी 1/6 है, तो वेट कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है अगर किसी शख्स का वेट दुनिया में 600 न्यूटन है तो मून पर वैल्यू ऑफ जी क्योंकि 1/6 हो जाती है तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब हो गया 600 डिवाइड बाय 6, तो 600 को अगर 6 से डिवाइड करा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 600 को 6 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। ये जाहिर सी बात है, बस इससे आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर वैल्यू ऑफ जी 1/6 हो रही है तो वेट भी 1/6 हो जाएगा, और 600 का 1/6 होता है 100 न्यूटन। इफ मास एंड वेलोसिटी आर डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी विल, मास को भी डबल कर रहे हैं, वेलोसिटी को भी डबल कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अब हम मालूम करना चाहते हैं नई काइनेटिक एनर्जी, और नई काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 सेम है, सिर्फ मास हो जाएगा डबल तो 2m कर देंगे, और वेलोसिटी हो जाएगी 2v का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर का ये वाला 2 जो है ना, ये वाला 2 और इस 2 का जो स्क्वायर आएगा 4, उसको बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उधर क्या क्या लिखा हुआ है? ये 1/2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, m अपनी जगह पे लिखा हुआ है, v² अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और ये पूरी वैल्यू बराबर है एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि जो हमारी अब की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी डैश 4 2 8 काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो मास को डबल करने से डबल हो गई, और वेलोसिटी को डबल करने से 4 टाइम्स हो गई, एंड 2 × 4 ये हो गई 8 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 8 टाइम्स इंक्रीज 8 टाइम्स। डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होता है डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल ये वेबर फ्रेशनर लॉ के अंदर जो है वो पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको डेसिबल के यूनिट का सारा ओरिजिन पता लग जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पर अगर आते हैं, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन, में से कौन सी बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रही? और इंशाल्लाह पीरियोडिक मोशन वाली बात जहन में रखो, रिपीटेशन वाली बात याद रखो तो क्लियर हो जाएगा। हैंगिंग स्प्रिंग सपोर्टिंग अ वेट, एक स्प्रिंग है जो कि सपोर्ट कर रहा है वेट को। बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच, जो वॉच का बैलेंस व्हील होता है उसकी बात की जा रही है। व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल का व्हील है वो, या द स्ट्रिंग ऑफ अ वायलिन। अब चौथे से अगर स्टार्ट करें तो वायलिन की स्ट्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है।
जो बैलेंस व्हील होता है वॉच का वो भी ऐसे ही करता है, हैंगिंग स्प्रिंग होता है जो वेट को सपोर्ट कर रहा हो वो भी एसएचएम करेगा, लेकिन जो व्हील होता है ऑटोमोबाइल का वो कभी भी एसएचएम नहीं करता, बल्कि वो कर रहा होता है रोटेटरी मोशन। ठीक है ना, व्हील में रोटेटरी मोशन होती है, तो इस वजह से सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ चैप्टर नंबर 9 के अंदर है, एम लैम्डा बराबर होता है 2d साइन थीटा के, एम लैम्डा बराबर होता है 2d साइन थीटा के, तीसरा वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आखिरी इमेज बनता है वो कैसा बनता है? क्या वो सीधा बनता है और डिमिनिश्ड बनता है? क्या वो रियल बनता है और डिमिनिश्ड बनता है? क्या वो रियल बनता है और मैग्नीफाइड बनता है? जो फाइनल इमेज होता है वो रियल होता है, लाजमी तौर पे बनता है, ठीक है, या फिर वर्चुअल होता है और मैग्नीफाइड होता है? तो याद रखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका फाइनल इमेज वर्चुअली बनता है, रेस क्रॉस नहीं करती, और दूसरी बात मैग्नीफाइड होता है, यही तो उसका काम है। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्स इतनी है, डी इतना है, वर्क डन मालूम करना है, डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, सीधा सीधा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 12, वर्क डन मालूम करना है, और वर्क डन का मतलब होता है एफ इंटू एस या एफ इंटू डी, जो भी वैल्यूज़ गिवन हो उसके लिहाज से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 4i माइनस 2j, 4i माइनस का 2j, ये वैल्यू आ गई हमारे पास f की, और इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। और डॉट प्रोडक्ट की सिंपल सी प्रॉपर्टी बताई थी, आई वाली वैल्यू को आई वाली वैल्यू से, जे वाली वैल्यू को जे वाली वैल्यू से, के वाली वैल्यू को के वाली वैल्यू से। तो 4 3s आर, ये हो जाएगा 12, आई डॉट आई 1 होता है, और प्लस प्लस प्लस, फिर यहाँ पे जे को जे से कराएंगे, माइनस प्लस माइनस, और 2 4s आर 8, और जे डॉट जे 1 होता है, 12 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 4 के, और वर्क का यूनिट होता है जूल। अच्छा, इन्होंने जूल दिया हुआ नहीं है, 4 दिया हुआ है सीधा सीधा, तो 4 आंसर आया तो हमने 4 ही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टोक्स लॉ फॉर फ्लूइड फ्रिक्शन इज गिवन बाय, फ्लूइड फ्रिक्शन में 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी स्टोक्स लॉ में सीधा सीधा ढूंढना है, 6 पाई ईटा आर वी, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज डबल टू दैट ऑफ इट्स रेडियस। ये तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एंगल मालूम करना है एक ऐसे आर्क का जिसकी जो आर्क लेंथ है वो डबल हो उसके रेडियस के। वैसे तो सीधा सीधा सा आंसर है, डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, लेकिन चलो सॉल्व कराते हैं। तो फॉर्मूला में पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अब ये कह रहे हैं जो आर्क लेंथ है वो डबल है उसके रेडियस के, कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आर्क लेंथ जो है वो डबल है उसके रेडियस के। आर्क लेंथ जो है वो डबल है रेडियस के, 2r हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा r थीटा। तो क्या कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास थीटा का आंसर आ गया, थीटा आ गया बराबर 2 रेडियन के। तो एक रेडियन में पता 57.3 के बराबर होता है, तो 57.3 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 114.6। तो अगर कोई भी एंगल है जो कि डबल होगा उसके रेडियस के ट्वाइस के बराबर होगा आर्क लेंथ, यानी कि 2r के बराबर होगा, तो नतीजे में हमारा जो एंगल है उसका आंसर भी 2 आएगा, लेकिन 2 रेडियन आएगा, और 2 रेडियन होता है 114.6। 15, एक प्रोजेक्टाइल है उसको 45 डिग्री पे लॉन्च करा, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, टारगेट को हिट करता है, इट विल हैव डबल द रेंज। अगर हम रेंज को डबल करना चाहते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी कर देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी पहले 100 थी और मैं चाह रहा हूँ कि उसकी रेंज जो है वो डबल हो जाए, तो रेंज को डबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 141.4 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, 200 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, 250 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, या हमें करना पड़ेगा 400 मीटर पर सेकेंड। रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, रेंज का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, ठीक है ना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि रेंज जो है वो असल रेंज का डबल हो जाए, ठीक है ना। तो ना हमें एंगल चेंज करना है, ना हमें जी चेंज करना है, सिर्फ हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें वी को चेंज करना पड़ेगा कि वी जो है वो कितनी गुना हो रहा है। तो रिलेशन देखा जाए रेंज का, तो रेंज जो है वो प्रोपोर्शनल आ रही है, अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, या फिर अगर हम इस तरीके से कर लें कि जो अंडर रूट आर है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल आ रहा है v0 के। अब यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जो रेंज है वो डबल हो जाए। डबल का मतलब हो जाएगा हमें 2 का जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 1.41, यानी कि जो भी वेलोसिटी है वो 1.4 टाइम्स होनी चाहिए।
तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, पहले वेलोसिटी थी 100, अब उसका 1.41 करना पड़ेगा, तो इसका 1.41 टाइम्स हो जाएगा 141.4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तो वेलोसिटी हम इतनी कर देते हैं तो आप देखेंगे रेंज जो है वो डबल हो जाएगी, और बाकायदा इसको आप जो है वो फॉर्मूले के अंदर पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हो। Rate of change of angular momentum is known as torque. The rate of change of angular momentum is known as torque. Law of conservation of angular momentum में पाया जाएगा। The distance between two masses doubled. अगर distance को डबल कर दें तो gravitational force कितनी हो जाएगी, तो अगर हम डबल कर दें distance को तो r का स्क्वायर लगा होता है ना, कौन सा है 17 है ना, अलग से सही से समझा देते हैं, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो हमें सही तरीके से समझना है। तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r के स्क्वायर के। अब ये कह रहे हैं कि हमने डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4, यानी कि जो फोर्स है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। जब डिस्टेंस को हम डबल कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी। तो 4 गुना कम के लिए हमें क्या मिला हुआ, बिकम्स हाफ, नो बिकम्स 1/4, ये लिखा हुआ बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो सेकेंड वैल्यू लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर बराबर होता है, तो इसको भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, लेकिन चलो समझा देते हैं भाई। 1 किलोवाट आर का क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू हाउ मेनी ऑफ जूल्स, ये कहा जा रहा है। तो देखो किलो का मतलब 1000, ठीक है, और आर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600, ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर इतने सेकंड होते हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 36 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब या तो इसको 36 एक्सपोनेंट 5 लिखा जा सकता है, या फिर लिखा जा सकता है 3.6 10⁻⁶ जूल्स के। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं, वरना आप याद भी रख सकते हो डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 3.6 10⁻⁶ जूल्स के बराबर। द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज इंक्रीजेज विद, अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करें इन गैसेज तो वो इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर, लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी। तो वो तो फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का √T के प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैसेज के अंदर बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज़ डबल्ड, मास को डबल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। याद रखो टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, वो जी पे डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है ना। 2π/L/g मास पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। टू रिप्लेस द ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन माइक्रोस इंटरफेरोमीटर, द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू, अगर हम चाहते हैं कि वो अगले ब्राइट फ्रिंज को रिप्लेस करा दे तो उसको हमें कितना मूव करना चाहिए, तो 1 मूव करवाना है, इस वजह से वो बराबर होता है λ/2 के। λ/2 मूव कराते हैं तो 1 फ्रिंज जो है वो आगे बढ़ जाता है इन केस ऑफ माइक्रोस इंटरफेरोमीटर। अगर एक ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। इट इज़ डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मॉडल पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर का ही है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर मालूम करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv/r, मास के लिए आ गया हमारे पास यूनिट किलोग्राम होता है, और डायमेंशन हो जाएगी m। वेलोसिटी के लिए आ गया LT-1, और r रेडियस है, लेंथ, ये आ गया l। फॉर्मूला होता है mL²T-1, जो डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम की, mL²T-1, mL²T-1, ये रहा थर्ड वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही मशहूर सवाल है भाई, बहुत ही मरतबा आ चुका है। A डॉट B भी 0 के बराबर है, A क्रॉस B भी 0 के बराबर है, लेकिन A 0 के बराबर नहीं, तो एक ही हल निकलेगा कि जो वेक्टर B है वो 0 के बराबर है, ये लिखा हुआ है। देन वेक्टर B इज 0, नॉट इक्वल टू, नॉट परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 25, द बॉडीज ऑफ masses 4 and 5 kg आर मूविंग वर्टिकली फॉर अ फ्रिक्शनलेस पुली थ्रू द स्ट्रिंग, द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज इज, ठीक है। न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों के दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। टेंशन का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, किसी भी एक बड़े वाले मास में से दूसरे वाले मास को माइनस कराओ, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे m1 प्लस m2 से, और फाइनली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा g के साथ, ठीक है ना। तो कितने कितने मासेस हैं, एक मास है 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5 - 4, ये हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9,
और इनटू अपनी आसानी के लिए 10 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो ये बराबर हो जाएगा 5 - 4 इज इक्वल टू 1/9 और 10, यानी कि 10 डिवाइड बाई 9, 10 डिवाइड बाई 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.088 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधा सा न्यूमेरिकल है, 9.8 रख के सॉल्व कर लोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो 10 से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा इसके करीब करीब आंसर ढूंढना पड़ेगा। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू इट्स मैक्सिमम हाइट एट दिस एंगल, ठीक है ना, इस एंगल पर। और इसको भी सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी दो चीज़ें बराबर हो जाती हैं, ये कह रहे हैं कि किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर हो जाते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, रेंज का फॉर्मूला V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। तो g से g कैंसिल, V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया इधर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, तो इधर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और g तो ख़त्म हो गया। एक साइन से एक साइन कैंसिल कर लो और रीअरेंज कर लो तो 2 2s are 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के इज इक्वल टू 4, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स 4 के। और ये ऐसे ही मैंने सेम आपको समझाया था मॉडल पेपर में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मॉडल पेपर का ही है। 10 इनवर्स का आंसर आया था 4, 10 इनवर्स 4 ये वाला। द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन रेडियन पर सेकेंड, हमें एंगुलर स्पीड मालूम करनी है ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक जो मिनट की सुई होती है, ठीक है ना, मिनट की, वैसे जो एंगुलर स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है कितना एंगल बना डिवाइड बाय टाइम। तो याद रखो जो मिनट की सुई होती है वो एंगल कवर करती है 2 पाई, ठीक है ना, यानी कि 360 डिग्रीज। और कितनी देर में कवर करती है मिनट की सुई, मिनट की सुई याद रखो पूरे के पूरे 1 घंटे बाद अपनी जगह पे वापस आती है, ठीक है ना। मिनट की सुई की बात की जा रही है तो वो 1 घंटे बाद अपनी जगह पे वापस आती है। 1 घंटे का मतलब हो गया कितने सेकेंड, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो ये ऊपर आ गया एंगल रेडियन, नीचे आ गया सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड में मालूम करना था। तो 2 कैंसिल करके ये आंसर आ जाएगा 1800। तो हो जाएगा आंसर हमारे पास पाई डिवाइड बाई 1800 ये वाला। नंबर 3, 28 सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 देन द बॉडी विल बी इन दिस इक्विलिब्रियम। रोटेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम सही होगा। अगर टॉर्क 0 है, सम ऑफ टॉर्क 0 है किसी बॉडी पे, तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर होती है। इफ द मास ऑफ द अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स, मास को 4 टाइम्स कर दें, रेडियस सेम रहेगा, तो वैल्यू ऑफ जी भी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई 4 टाइम्स, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अब हर चीज़ कह रहे हैं सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर मास को हम 4 गुना करेंगे तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी भी 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकम 4 टाइम्स लार्जर, ये लिखा। 30 टू क्लाइंब अप अ लैडर, 3 मीटर हाई है, 3 सेकेंड है, 500 न्यूटन का शख्स है, तो कितनी पावर दरकार है। ये गिवन है हमारे पास फोर्स, ये गिवन है डिस्टेंस 5, और हमें क्या करना है पहले वर्क डन निकालना है। फोर्स इंटू डिस्टेंस 500 इंटू 3, ठीक है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया 1500, और फिर डिवाइड बाय 3, 1500 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, अगेन बराबर आ जाएगा ये 500 के। तो इसका मतलब जो पावर इस्तेमाल होगी वो बराबर होगी 500 वॉट के, ठीक है ना। पावर का फार्मूले से निकाल लो सीधे सीधे। एक पेंडुलम क्लॉक है जो कि स्लो चल रही है, उसको हमें करेक्ट करना है। ये भी जो है वो मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। एक पेंडुलम क्लॉक है, याद रखो वो स्लो चल रही है, मैं उसे सही करना चाहता हूँ, ठीक है ना। स्लो होने का मतलब क्या है, स्लो होने का मतलब ये है कि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो तेज़ चलने लगे। तेज़ चलने के लिए अब मुझे उसके टाइम को क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि वो तेज़ वाइब्रेट करने लगे, तेज़ वाइब्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें उसका टाइम पीरियड कम करना पड़ेगा। टाइम पीरियड कम करने का मतलब हमें उसकी लेंथ को भी शॉर्ट करना पड़ेगा। याद रखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेंडुलम क्लॉक स्लो चल रही है, स्लो करने का मतलब हमें तेज़ करना है, तेज़ करने का मतलब जल्दी जल्दी वाइब्रेट कराना है। जल्दी जल्दी वाइब्रेट कराने के लिए मतलब कि हमें टाइम पीरियड कम करना है। टाइम पीरियड कम करने का मतलब हमें उसे शॉर्टर करना पड़ेगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग लैम्डा एल ओवर डी होता है, लैम्डा एल ओवर डी होता है फ्रिंज स्पेसिंग।
एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फोकस्ड एट इन्फिनिटी, फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की 2 मीटर और आईपीस की है 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है FO प्लस FE, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ में आईपीस की फोकल लेंथ को ऐड करना पड़ता है, लेकिन याद रखो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो 5 डिवाइड बाई 100 0.05 आ जाएगा, और जब 2 में ऐड कर देंगे 0.05, ठीक है ना। तो इन्होंने कौन सा आंसर सही दिया हुआ है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में करें मैं सारे। तो भाई बात यह है कि हमें इसको ही सेंटीमीटर में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 मीटर का मतलब हो गया कितना, 2 मीटर का मतलब हो गया 2000 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर सॉरी। कौन सा क्वेश्चन है ये है 33। तो ऐसा है कि एक ये कह रहे हैं कि कितना है 20 सेंटीमीटर है, किस चीज़ की फोकल लेंथ है, ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 मीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 मीटर है और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर है। आंसर सेंटीमीटर्स में, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर के, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, तो दोनों को ऐड कर देंगे FO प्लस FE, 205 सेंटीमीटर, ये रहा 205 सेंटीमीटर्स। वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर की पोजीशन बताता है पोजीशन वेक्टर कहलाता है। 35 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होता है, सेंटर में जाके वैल्यू ऑफ G 0 के बराबर हो जाती है, मालूम होना चाहिए। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। हॉर्स पावर पावर का यूनिट है, जूल पर सेकेंड भी पावर का यूनिट है, फुट पाउंड पर सेकंड भी पावर का यूनिट है, लेकिन किलो वाट आवर जो कि मैंने अभी इससे पहले बताया वो एनर्जी का यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ पावर। द मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज़ अनेबल टू शो, जो मोनोक्रोमेटिक है येलो लाइट वो इसमें से क्या नहीं कर सकती, याद रखो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो रिफ्रैक्ट हो सकती है, वो इंटरफेरेंस भी कर सकती है, ठीक है, जो कि करती है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, बट वो डिस्पर्जन नहीं कर सकती। डिस्पर्जन का मतलब होता है डिफरेंट वेवलेंथ्स में ब्रेक होना है। अब क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट है तो वो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक ही नहीं हो सकती, तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 38, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस, उससे कहा जाता है फोकल लेंथ, ठीक है ना। लेंस से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। 38 क्वेश्चन जो था हमारा। 39, ड्यूरिंग द लॉन्ग जंप एथलीट पहले भागता है थोड़ा सा ताकि उसका मोमेंटम बढ़ जाए। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इनर्शिया बढ़ जाए, इनर्शिया कैसे बढ़ेगा, इनर्शिया इज़ द मेजरमेंट ऑफ इट्स मास, तो पीछे भागने से मास थोड़ी चेंज हो रहा है, हाँ मोमेंटम बढ़ जाता है, इस वजह से वो दूर तक जंप कर पाता है। द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v²/r, ठीक है, या फिर दूसरा फॉर्मूला बताएं भी, ड्राइव करवाएं। क्वेश्चन नंबर 40, वैसे हमें पता है फॉर्मूला होता है AC = v²/r, लेकिन आपको पता है v बराबर होता है r ओमेगा के, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन भी r आ जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगी r² ओमेगा²/r, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एक और जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो होता है r ओमेगा² के बराबर, r ओमेगा², दिस वन। क्वेश्चन नंबर 41, द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द फोर्स होनी चाहिए परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर होती है मोमेंट आर्म के तभी जो है वो टॉर्क मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पर, बिकॉज टॉर्क के फॉर्मूले के अंदर साइन थीटा आ रहा है और वो मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है। अर्थक्वेक जो है वो किसकी एग्जांपल्स हैं, ऑडिबल हैं, इंफ्रासोनिक हैं, शॉक वेव्स हैं या अल्ट्रासोनिक, तो याद रखो वो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होती है, दैट्स वाई दे आर नोन एज इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है ना। तो 42 MCQs हो गए। बाकी ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें से कुछ भी नया नहीं है, सब ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, सेम नहीं तो थोड़ा चेंज वैल्यूज़ के साथ, उन सबको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ डाल देंगे, वहाँ से तैयारी कर लेना। इंशाल्लाह ये वाला पेपर भी बड़ा अच्छा पेपर है, आप इसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करके रखोगे तो फाइनल में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। बहरहाल, और अभी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।